जहाँ पर एथलीट कैफ़ीन इनटेक कर रहा है वो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर लेता है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आप कैफ़ीन इनटेक बढ़ा लो जिसकी वज़ह से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना चालू हो जाए, वो चीज़ नहीं होती। अगर आप कैफ़ीन इनटेक कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू डू एक्सरसाइज। सर ये सीट फिट क्या है? सीट फिट मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो बहुत छुप-छुप के रहते हैं। कि मेरे मास्टरबेट करने के बाद स्पर्म से खून आता है, मैं क्या कर सकता हूँ? इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई वेसल भी फट सकती है, सो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। सर क्या ये प्रॉब्लम एक टीनेजर को आ सकती है? इसीलिए मैंने एक कंसेप्ट बनाया है, seed.bitpay। वहाँ पर जाओ, उस पे फ्री कंसल्टेशन लो। सर आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखते हो? हाँ, कभी-कभी। है ना? वो उसी में एक बंदा आया था जिसने बोला था कि समय ना है, मतलब बहुत ज़्यादा शो अच्छा चल रहा है, तो उसमें एक बंदे ने आके कन्फ्रंट किया। आपको जब पता होता है ना कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, एक अच्छे कॉमेडियन के साथ आप हो और एकदम बताना कि हाँ भाई, मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मेरा इरेक्ट ही नहीं होता है। तो क्या अब सर एक ये अच्छी चीज़ हो रही है कि एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में? देखो एग्ज़ैक्टली अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेंस आना अच्छी बात है। जैसे अब कैंसर है, कैंसर को हम ये सोचते हैं डेथ कॉज़िंग है, ऑलमोस्ट सडन। हैप्पी न्यू ईयर गाइज़! शायद ये साल 2025 आ रहा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे कपल्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो एग्ज़ैक्टली मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ पूरी फैमिली ਵੱਲੋਂ आपको न्यू ईयर की लख-लख बधाइयाँ। और भाई जो आपका जो भी रेज़ोल्यूशन है या आप जो भी चाहते हैं 2025 में करना, वो आप अचीव कर पाएँ। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा-सा गिफ्ट। श्रेयास पॉडकास्ट लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट, और वो है कि आपने जो सवाल पूछे थे पिछले साल कमेंट सेक्शन के अंदर, जो मैं बोल रहा था भाई पूछो सवाल ताकि मैं डॉक्टर साहब से पूछ पाऊँ, वो सारे के सारे सवाल आज हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब कौन है? वन एंड ओनली डॉक्टर हिमांशु धवन जी, जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं श्रेयास के, साथ ही साथ मेल फर्टिलिटी के आयुर्वेदा एक्सपर्ट भी हैं। और भाई हमने इतने सारे पॉडकास्ट करे हैं, वो तो आपने देखे ही होंगे। तो इस बार हम बात करेंगे आपके लिए, आपके सवालों के साथ, और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इनफर्टिलिटी को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं और पिता बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। तब तक के लिए देखते रहिए। जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको हैप्पी सर। न्यू ईयर टू। नए साल सर आपके लिए बहुत अच्छा जाए, एकदम आपका फेस ग्लो करता रहे और ऐसे ही आप स्माइल करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एग्ज़ैक्टली। सो नए साल के उपकर जी, मतलब बेसिकली नया साल आने वाला है या नया साल चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट जैन जी। आज। सो मेरे हिसाब से इस साल मैं चाहता हूँ जो भी अपने माँ-बाप बनने के सपने से अधूरा है, हुँ, वो इस साल हो जाए। अरे वाह! मतलब इस बार नक्की है इस साल तो। इस साल मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर वेट हो गया, बहुत सारी कंप्लेंट्स हो गई, बहुत सारे प्रोसीजर्स हो गए हैं, तो शायद ये वाला साल अगर हो सके तो उन सारी फैमिलीज़ को फैमिली बनने में मदद करे। अरे वाह सर! तो सर इस बार तो हम सर डन करेंगे, और सर आज का पॉडकास्ट भी पूरा का पूरा, मैं मेरे कोई सवाल नहीं है इसमें। इसमें हमारी जनता के सवाल हैं। जनता जनार्दन ने जो पूछा है, आज मैं बस आपसे वही पूछूँगा और कुछ नहीं पूछूँगा। सर आप रेडी हैं? रेडी। तो चलिए तो सर शुरू करते हैं। सर पहला हमारा सवाल है कि कॉफ़ी पीने से क्या हमारा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो ठीक हो सकता है, या फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है क्या? एक्चुअली अगर देखा जाए तो कैफ़ीन जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारे को एनर्जी देता है। ओके। और जब एनर्जी देता है तो हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में वहीं पे देखा है जहाँ पर एथलीट कैफ़ीन इनटेक कर रहा है वो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर लेता है। अगर मैं वैसे बात करूँ कि कैफ़ीन सिर्फ़ कैफ़ीन पीने से या कॉफ़ी पीने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है बहुत मिनिमल होता है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आप कैफ़ीन इनटेक बढ़ा लो जिसकी वज़ह से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना चालू हो जाए, वो चीज़ नहीं होती। अगर आप कैफ़ीन इनटेक कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू डू एक्सरसाइज़। ओके। तो सर ये जो कॉफ़ी पीते हैं, है ना सर, इसमें सर शुगर भी होती है, और सर हम देखते हैं सर शुगर तो काफ़ी ज़्यादा खराब भी होती है। तो सर क्या सर कॉफ़ी पीनी चाहिए, या फिर उसमें दूध मिला के, या फिर प्रॉपर, या ब्लैक कॉफ़ी भी चलेगी? देखो मेरे हिसाब से ब्लैक कॉफ़ी पियो तो सबसे बेटर है क्योंकि दूध आज की डेट में मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि जो जिस टाइप का मिल्क हमें मिलता है वो वैसा नहीं आता जैसे पुराने ज़माने में आया मतलब पहले हम गाय का दूध पिया करते थे। आजकल बफेलो का ही मिल्क मोस्टली हर जगह पे मिलता है। कोई कॉफ़ी में भी बफेलो का ही मिल्क डालता है क्योंकि उसमें थिकनेस होती है। सो बेसिकली विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो वाला मिल्क ज़्यादा यूज़ किया जाता है जितने भी ऐसे ही जगह होती है। वहाँ पर ये कोई नहीं यूज़ करता कि काऊ मिल्क यूज़ कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो बेसिकली बफेलो
कम मिल्क यूज़ किया जाता है, साइड बाय साइड शुगर इंटेक हमारा बढ़ जाता है, जो हमें बेसिकली प्रॉब्लम देता है। अब बाकी आगे देखा जाए तो ड्रिंक्स भी काफ़ी हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स होती है, उसमें कैफ़ीन ही होता है, जो हमें एनर्जी देने के लिए काम करती हैं। जब आप कैफ़ीन इंटेक कर रहे हो तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज़, वो मस्ट है, बिना उसके वो कैफ़ीन का यूज़लेस है। अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए कैफ़ीन इंटेक कर रहे हो तो बेटर है कि आप एक्सरसाइज़ कर लें। ओके, और सर जो हमारे जिम लवर्स हैं वो जिम जाने से पहले भी इनटेक कर सकते प्री वर्कआउट के लिए प्री काम वर्कआउट की तरह एक तरीके से यूज़ होता है। अगर हाँ, वो दूसरा वाला ही चीज़ें यूज़ करते हैं, जो आज की डेट में पाउडर बन समझ गया, जो डब्बे आते हैं। डब्बे आते हैं, उसको ना करते हुए वो प्रेफ़रेंस दे दें कि भैया कॉफ़ी पी के मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लूँ या मैं रनिंग कर लूँ या मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लूँ, कोई इश्यू नहीं। बहुत सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अगला हमारा सवाल है कि एक बंदे ने लिखा है 2 मिनट से कम में मेरा इजैकुलेट हो जाता है, तो क्या वो पीएमई यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में आता है या नहीं? अगर किसी का 2 मिनट के अंदर-अंदर इजैकुलेट हो जाता है। एग्ज़ैक्टली आता है, बट ओके, डिपेंड करता है कि कब आता है। अब वो मास्टरबेशन के टाइम ये कहते हैं कि जल्दी हो जाता है इजैकुलेट, तो उसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंटरकोर्स के लेवल पे बात करें। इंटरकोर्स के लेवल पे बात करेंगे तो शायद वो जो इंटरकोर्स का लेवल है वो शायद उनको इंक्रीज़ हो जाए और शायद डिक्रीज़ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अराउज़ल और ऑर्गेज़्म जो फ़ील करते हैं। ओके। तो सर कितना सही होता है, लाइक ऐसा कुछ है? अगर 2 मिनट्स के अंदर इजैकुलेट हो रहा है, चाहे वो इंटरकोर्स हो रहा हो, चाहे वो मास्टरबेशन हो रहा हो, टू विदिन 2 मिनट के अंदर-अंदर इजैकुलेट हो जाए, दैट मीन्स वो पीएमई है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। उसके लिए वो एक्सरसाइज़ेज़ पे जोर दे, कीगल एक्सरसाइज़ पे जोर दे, यूरिन को आउटफ्लो, इनफ्लो करके मतलब रोकना और छोड़ने वाला एक एक्सरसाइज़ होती है, वो उस पे जोर दे, जिससे उनका पीएमई नॉर्मलाइज़ हो जाए। शायद और इसके साथ-साथ डाइट में भी वो चेंजेस कर सकते हैं, अपने योगर्ट और कर्ड को ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे वो अपने पीएमई को सॉर्टेड कर सकते हैं। तो क्या ये मेरा बोलना सही है, ये नेचुरली ठीक हो सकता है? हाँ, एग्ज़ैक्टली नेचुरली ठीक हो सकता है और शायद अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हेल्प नहीं कर रही है या कुछ नहीं आ रहा, तो आप फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अरे! फ़ीट फिट है मेरे पास जो फ्री कंसल्टेशन देता है और उसके लिए आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ओके। सर ये सीट फिट क्या है ये? आह! सीट फिट मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो बहुत छुप-छुप के रहते हैं। छुप-छुप गलाचा जो मतलब गुप्त गुप्त रहते हैं, रखते हैं वो अपने आप गुप्त को। को गुप्त ही समझते हैं। वो ओके, समझना ही नहीं चाहते कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली डॉक्टर के पास जाकर भी मिल सकता है। तो हमने सीड फिट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर मेबी शायद उसको अपना रिपोर्ट्स का पूरा पता नहीं, फर्टिलिटी हो नहीं पा रही ढंग से, फर्टाइल ढंग से कर नहीं पा रहे, फैमिली नहीं प्लान कर पा रहे। तो हमने उनके लिए बनाया कि जहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट्स भी मिसिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनका गट हेल्थ थोड़ी-सी ओके। ऐसी चल रही है, तो वो सीड फिट पे जाकर खुद ही अपने लिए मॉर्फोलॉजी के लिए या मोटिलिटी के लिए, स्पर्म काउंट के लिए अपने आप ही वो अपना ऑर्डर चेक प्लेस कर कर दें ओके, और वहीं से ही उनको ट्रीटमेंट भी मिल जाए और वहीं से उनको सजेशन भी ओके, तो मतलब सीड फिट्स प्रोडक्ट्स देता है कि आपकी जो फर्टिलिटी में हेल्प करेंगे। हेल्प करे बेसिक फर्टिलिटी में हेल्प करेगा। यहाँ पर ही हमने सीड फिट में मेल फीमेल दोनों ही सेक्शंस को बनाया है, अच्छा, नाइस। जिसमें हम ये चाहते हैं कि मेल अगर ले रहा है तो फीमेल भी ले ले, जिससे कंसीव करना इस ईज़ी टास्क हो जाए। रादर देन मैं उसको बोलूँगी बहुत मेजर होता है। लोग लगे रहते हैं, 6-6 साल हो जाते हैं, 7-7 साल हो जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाई नहीं करवाई कोई बात नहीं। आपने नॉर्मली अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करी, अपनी नॉर्मल सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करी, जिससे आप अपनी फैमिली प्लान कर सकें। प्लान बट सर आजकल सर आप देख रहे हो कितना कॉमन हो गया है कि लाइक 6 से 10-10 साल हो जाते हैं कि बेबी ही नहीं होता है और वो इतने टाइम से ट्राई करते जाते हैं बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं वैसे बात करूँ, तो हमारी लाइफ़ भी जो है वो बहुत स्लो नहीं है। अगर जहाँ पर स्लो होती है, वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती। हमारी लाइफ वैसे भी बहुत फ़ास्ट है। अगर मैं बात करूँ एक बिज़ी कपल जहाँ पर मेल-फीमेल दोनों ही वर्किंग हैं, अगर मैं उनकी एक तरीके से बात करूँ इंटिमेसी का टाइम कितना रेयर होगा, कितना कम होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रोज़-रोज़ नहीं वहाँ पे इंटरकोर्स हो रहे हैं, वहाँ पर सिंपली हफ्ते में 1 बार ही हो रहा है, 2 बार ही हो रहा है। देन वो ड्यूरेशन धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। फिर उसमें वो बेबी प्लान के लिए सोचते रहते हैं, फिर बेबी प्लान होता है या नहीं होता, वो उसके ऊपर इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि हमारे ऊपर भी वैसा प्रेशर नहीं है जैसे पहले ज़माने में हुआ था। तो पहले क्या होता था कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा? क्या रीज़न है? अभी शायद वो रूरल एरिया में होता हो या टायर टायर्ड 3 टायर सिटीज़ में होता हो बट अगर मैं आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर हम इतना बच्चे के लिए एंथुसियास्ट नहीं हैं कि हमें अभी चाहिए। क्योंकि घर छोटे हो गए हैं, सपने बड़े हो गए हैं। सपने बड़े सपने बड़े हैं बट आज की डेट में अगर मैं एक नॉर्मल कपल की भी बात करूँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहता है, वो कहता है पहले मैं स्टैंड हो जाऊँ, पहले मैं अपनी फैमिली के लिए इतना सफिशिएंट अमाउंट
कमाने लग जाऊँ जिसकी True. वजह से मैं प्लान कर सकूँ। ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जर्नलाइज़ हो गई हैं, Okay. जहाँ पर हम आपस में भी बात करते हुए यही कहते सुनते हैं कि अभी मेरे को स्टैंड होना है। अभी तो क्या वो सही नहीं है? मेरे हिसाब से क्या सही है? अगर मैं स साफ बोलूँ तो अगर नॉर्मल कपल्स में बात करूँ, मैं अपनी लाइफ़ हिस्ट्री की बात करूँ, तो हमने यही देखा है जहाँ पर फैमिली बनी है, वहाँ पर खुशियाँ भी आई हैं। और खुशियों के साथ अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गनेस भी देखी है उस जगह पे। आप अपने आस-पास की किसी भी ऐसी जगह पे जा पर देखो, जहाँ पर बच्चा हुआ हो, उसके बाद वहाँ पर जो कपल है, वो एकदम से ही अनवेल करने भी लगा है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी सॉर्टेड हुआ है और शायद मेरे हिसाब से जो भी बेबी आता है, वो अपनी किस्मत थोड़ी बहुत तो लेकर हाँ, आता ही है। इधर घर की लक्ष्मी आ गई। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बेबी इट्स नॉट पेन, हाँ, और मेरे हिसाब से वो एक तरीके की आपकी किस्मत ही है, लक लेकर आता है। चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो लक लेकर ही आता है। तो चलो सर वापस आते हैं हमारे सवालों पे। तो सर अगला है कि मुझे आप बताइए मैं अपने पार्टनर के फर्टाइल विंडो के बारे में कैसे पता कर सकता हूँ? ये होता क्या है फर्टाइल विंडो? फर्टाइल विंडो होती है जब फीमेल बॉडी की एग की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एक मोमेंट होता है, जैसा कि मान के चलो मेंसेस होते हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। मेंसेस के स्टार्टिंग के पॉइंट से 11 डे काउंट कर लो। वो वाला जो विंडो होती है 11th डे के बाद हुँ, की 1 हफ्ते तक की, ऐसी विंडो होती है जहाँ पर हम प्रेफ़रेंस करते हैं, या जैसे मैं बोलूँ कि एग की प्रोडक्शन अच्छी है, तो जहाँ पर फर्टाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान के चलो एक उनका पूरा साइकिल है। साइकिल में एक पीरियड आता है बीच में, जहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से एग प्रोड्यूस हो जाते हैं और एग अच्छे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये फर्टाइल विंडो आ जाती है। इसको फर्टाइल विंडो बोलते हैं। अब बेसिकली अगर मैं इस मोमेंट पे इंटरकोर्स 2 या 3 दिन में करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कंसीव होने के, रादर देन अगर मैं हुँ। आगे-पीछे की बात करूँ। और ये पता कैसे चले? लाइक मेंसेस जैसे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है, वहाँ से 11th डे काउंट कर लो, और वो मेबी शायद सब गायनेक बता देती है फीमेल को भी, और इवन मेल्स को भी पता चल ही जाता है। बट हम लेडीज़ को नहीं पता होता बेसिकली नहीं, इतना अगर नहीं पता तो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि 11th डे काउंट कर लेना। जिस दिन मेंसेस आए, मान के चलो आज फर्स्ट डे है ना, और इससे 11th डे काउंट कर लो, तो इट मीन्स इल 11 जन 11th। ओके। सो वाह सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ओके। सर अगला है, सर मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? देखो, हाँ, अगर मैं अरेंज मैरिज की बात करूँगा, तो शायद आप करवा लो, क्योंकि हमने ऐसी भी जगहें देखी हैं जहाँ पर हमने डिवोर्स केसेस होते हुए भी देखे हैं, ठीक है? और इवन लव मैरिजेज़ में भी ये थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं, बट लव मैरिज में थोड़े कंसर्न अलग हो जाते हैं, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में फैमिली इन्वॉल्व ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कपल, तो वहाँ पर इश्यूज़ ज़्यादा देखे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी आगे वाला फ्यूचर जो है वो बेटर जाए, बढ़िया से जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी चीज़ की, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, तो बेस्ट है कि अगर आप फर्टिलिटी टेस्ट करवा लेते हैं, एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लेते हैं, कि आप क्लियर हो अपनी साइड से कि भैया मेरे को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, काइंड ऑफ। सो इस चीज़ को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, ऐसे फर्टिलिटी टेस्ट भी करा लो। क्या ये नॉर्मल तो नहीं है ये चीज़ हमारे देखो, आस-पास? नॉर्मल इसलिए नहीं है, अगर मैं क्रिश्चियनिटी में जाऊँ, तो वहाँ पर ये नॉर्मल सा होता है कि अच्छा। ये चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल करवाई जाती है, नॉर्मल फर्टिलिटी टेस्ट। अगर वो लव मैरिज नहीं है, अगर वो अरेंज कर रहे हैं तो। वो क्योंकि वो बाकी चीज़ें भी टेस्ट करते हैं, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट इन जैसे हम नॉर्मल हिंदुइज़्म में भी है, तो हिंदुइज़्म में भी कहीं-कहीं जगह ये चीज़ें करवा लेते हैं, कुछ-कुछ जगहों पे। ऐसा नहीं है कि सभी करवाते हैं, बट मेरे हिसाब से करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आप कहाँ स्टैंड करते हो, किसी को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोशल लाइफ़ है, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है मेल डोमिनेटिंग ही हुँ, पोर्शन। पैट्रियार्कल सोसाइटी। हाँ, सो उससे क्या होता है, उससे एक सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वहाँ पर फीमेल जो है वो दब के रह जाती है। वो ना, जो भी गलत है बहुत। जो भी गलत है, एग्ज़ैक्टली गलत है। सो बेसिकली वहाँ पर हम उस चीज़ों को भी सॉर्टेड कर सकते अगर हमारा अगर हमारा 40 में फर्टिलिटी टेस्ट हो कोई दिक्कत है तो। कोई। तो उसका मतलब है इंसान पहले ही पता लगा ले अगर कुछ है तो वो अभी से ही काम करने लग जाए। एग्ज़ैक्टली। तो क्या पता अगर 2 साल के बाद प्लानिंग कर रहा है, 3 साल के बाद या अगले साल कर रहा है तो उसके पास चीज़ टाइम हो काफ़ी देखो, ज़्यादा। बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने फर्टिलिटी टेस्ट करवाया, हुँ। नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर मेरे स्पर्म काउंट लो भी आए हैं, तो मैं उसके लिए ऊपर एक्शन तो करूँगा। अगर मेरी लाइफ़स्टाइल ही दिक्कत है, मेरी लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम है, मैं बहुत अल्कोहलिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा
स्मोक करता हूँ, मैं पार्टीज़ हॉलिक हूँ, मेरी स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अगर मेरी फर्टिलिटी डिस्टर्ब्ड हो रही है कॉज़ बाय दिस, तो मैं आज की डेट में अपनी लाइफ़स्टाइल को तो बेटर कर सकता हूँ। और उससे मैं क्या पता ज़्यादा अच्छा बेटर परफ़ॉर्म भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं, जो हमारे को एक डिसऑर्डर है, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर हमारे एलएफटी खराब आया तो हम क्या करेंगे? हम फ्राइड छोड़ देंगे, हम ज़्यादा खाना ऐसा खाएँगे जिससे हमारे लीवर को जोर ना पड़े। एग्ज़ैक्टली। ट्रू। तो वैसे ही अगर फर्टिलिटी अगर हमारी डिस्टर्ब्ड हो रही है, तो हम सिंपली उसकी तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, वैसा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, जिससे मेरे को बेटर बट फर्टिलिटी रिजल्ट्स मिले, बेटर स्पर्म काउंट मिले, बेटर मॉर्फोलॉजी मिले, बेटर मोटिलिटी मिले। ओके, डन सर, सॉर्टेड सर। ओके सर। तो अगला हमारा सवाल है सर, ये तो बहुत इतना बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के टाइम में, क्योंकि हम जेनज़ीज़ सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि सेक्स के लिए बेस्ट एक्सटर्नल लुब्रिकेशन कौन-सा होता है? कोई एक्सटर्नल लुब्रिकेशन अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो कोई भी यूज़ हो सकता है, ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ओके, ठीक है? और मैं यहाँ पर प्रेफ़रेंस देता हूँ कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, जो आपके पास पड़ा हो, निविया पड़ा हो या वैसलीन पड़ा हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वैसे अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप फ़ोरप्ले पे जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। फ़ोरप्ले करो, ठीक है? क्लिटोरिस को स्टिमुलेट करो और उसके बाद वहाँ पर लुब्रिकेशन अपने आप ही आ जाता है। ओके। सर ये किसको स्टिमुलेट करूँ? क्लिटोरिस, क्लिटोरिस बेसिकली एक पॉइंट होता है वजाइना के ऊपर ओके, जिसको हम स्टिमुलेट करने से वहाँ पर लुब्रिकेशन को ज़्यादा बुला सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर फीमेल की वजाइना लुब्रिकेंट खुद ही हो जाएगी अगर हमने उसको थोड़ा-सा स्टिमुलेट कर दिया तो। उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको एक्सटर्नल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका मेरे हिसाब से बेटर रिज़ल्ट मिलता है कि अगर आप वहीं का लुब्रिकेशन यूज़ करो तो। क्योंकि वो बॉडी सिक्रेशंस है वो और यहाँ पर हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं। मेबी शायद हमारे को स बेटर लगे बट सामने वाली बॉडी को कोई भी रिएक्शन हो जाए, किसी भी रिगार्डिंग्स मतलब फीमेल बॉडी को रिएक्शन हो सकता है। तो रादर देन पर सिक्रेशंस है, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन बाहर एक्सटर्नल कि आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो आप कर लो। कर लो। ओके। और वैसा कोई वही आपका परफेक्ट, कि आप लोगों को बता सको कि हाँ भाई ये बेस्ट है? बेस्ट कुछ भी नहीं है, देखो अगर चाहे तो हमने बहुत सारी चीज़ें अगर देखी हैं तो हमने इन्फेक्शन होते हुए भी देखे हैं, ठीक है? लुब्रिकेशन से एलर्जिक भी देखी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लुब्रिकेशन कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो कोई भी जो मॉइस्चराइज़र्स आप स्किन पे यूज़ कर रहे हो, वही आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको लुब्रिकेशन मिल जाए थोड़ी-सी। सर हमने ये भी देखा ना कि जैसे आप एलर्जी की बात करते हो, है ना? तो वेजाइना में या फिर आपके पीनस में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है इस चीज़ को भी लेके। तो क्या वो आगे चल के कोई दिक्कत दे सकती है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर कुछ? देखो ईडी तो नहीं देती बट मैं आपको दे देता हूँ हमारे सेंसर्स होते हैं बेसिकली पेनिस में भी अगर देखा जाए तो हमारे सेंसरी है और वहाँ पर न्यूरॉन्स इतने होते हैं कि वो हमको एक तरीके से ऑर्गेज़्म फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं, ओके, ठीक है? अब क्या होता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन होकर जाता है तो कोई भी स्कार बनता है या कोई भी ऐसी चीज़ होकर जाती है, तो वो वहाँ पर ओवर द स्किन पे एक लेयर को चढ़ाती है, किसी भी चीज़ को। हुँ, तो वो क्या होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं वियर एंड टियर वाला कंडीशन आती है तो वियर एंड टियर में जो पहले जैसी चीज़ थी वो वैसे नहीं मिलता। तो शायद वहाँ पर हमें ये हो सकता है कि सेंस से जो हमारी पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएँ जिसकी वज़ह से हमें दिक्कत आ जाए। पीएमई जैसी प्रॉब्लम आनी चालू हो जाए ओके। या कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। रादर देन अगर हम उसको वैसे बात करें कि अगर इन्फेक्शन ना हो, तो आपकी बॉडी वैसे ही बेटर है। इन्फेक्शन कैसा भी होगा वो आपको कुछ ना कुछ तो प्रिंट्स देकर ही जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत दे के जाएगा। ट्रू। तो इसीलिए कहता हूँ कि इन्फेक्शन ना हो तो सेफ़र साइड रहो, ठीक है? बार-बार वॉश करते रहो, क्लीन रखो उस जगह को और पब्लिक टॉयलेट्स अगर यूज़ करते हो, तो प्रेफ़रेंस दो कि उसके बाद आप वॉश करो। अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप घर जाकर फिर उसको वॉश करो। जैसे हमारे पुराने ब्राह्मण समाज में हुआ करता था ज़माने में कि वो यूरिन पास करने जाते थे, तो नहाते थे वो। अच्छा, हाँ, मतलब उनके हिसाब से नहा के जाना। नहा कर जाना मतलब उन्होंने यूरिन पास किया तो उनका कहने का मतलब है कि उनकी बॉडी दूषित हो गई। और दूषित का मतलब ये नहीं होता था कि ये उनको कुछ गलत है, वो एक हमने बना लिया। बट बेसिकली क्या होता था वो कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते थे, इसलिए उन्होंने उसको वॉश कर दिया। है। सर आप देख रहे हो सर, पहले पर्सनल हाइजीन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, और अब उस चीज़ को इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि अरे ये तो कोई नहीं है। हम ऐसा बीइंग मेल मैं बता सकता हूँ कि हमारा भी होता है, अरे छोड़ना, क्या हम थोड़े अनटाइडी से रहते हैं।
तो सर उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, लाइक अगर हम हम मास्टरबेट कर रहे हैं तो उसके बाद हाथ-वाथ धो लिए, है ना? उसके उसके साथ अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं तब भी आप हाथ धो के खाइए, खाना खा रहे हैं उससे पहले हाथ धोइए। हाँ, तो इन सब चीज़ों का देखो पर्सनल हाइजीन एक रिक्वायरमेंट भी है। इन्फेक्शन अब जैसे कोविड आया, कोविड ने हमें ये तो सिखा दिया कि आपने हैंड वॉश करने हैं बार-बार, और शायद मेरे ख्याल से कोविड आने का एक फ़ायदा भी बोलूँगा, चलो एक नुकसान एक नेक्स्ट लेवल, बट उससे हम सीखे, हमने उससे लर्न किया कि हमने अब हाइजीन मेंटेन रखनी है। जितना हम हाइजीन मेंटेन रखेंगे अपने बॉडी के लिए, उतना हम सिक्योर रहेंगे, इन्फेक्शन, वायरसेस से बच सकेंगे। सो बेसिकली अगर प्रोटेक्शन भी यूज़ किया जाता है तो इसी के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है कि एसटीडीज़ ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स में ना फँसें और ऐसी कोई दिक्कत में ना आएँ, और जिनके बहुत सारे हुकअप्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फँसे रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन छोटे-छोटे लगे रहते हैं। तो आते हैं सर हम अगले सवाल पे कि हेलो सर प्लीज़ हेल्प मी, मतलब सवाल पूछने से पहले हेल्प माँग रहा है। जब मैं 3 दिन के बाद मास्टरबेट करता हूँ, तो सीमेन व्हाइट आता है। जब मैं 1 वीक के बाद मास्टरबेट करता हूँ, तो मेरा सीमेन येलो टाइप का आता है और सीमेन के अंदर जेली टाइप या फिर दाने हो जाते हैं। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? देखो एग्ज़ैक्टली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो हमारे नए पुराने दोनों ही सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं, अच्छा। ठीक है? अगर मान के चलो हमारी एक स्पर्मेटिकोड है, एक तरीके की ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ होने वाली कॉर्ड है, जिसके अंदर स्टोर भी स्पर्म होते हैं, और स्पर्मेटिकोड हमारी सेमिनल वेसिकल से जुड़ी भी होती है। अब क्या, बायो वेसिकल्स जहाँ पे जहाँ पर हमारा सीमन और स्पर्म जाकर मिलते हैं। ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पर पेशेंट को अगर वो डेली बेसिस पे कर रहा है या 2 दिन या 3 दिन छोड़ के कर रहा है, तो उसको फ्रेश सीमन के साथ फ्रेश स्पर्म मिल रहे हैं, पहला पॉइंट। जैसे ही वो डिले कर देता है, तो वो वाले स्पर्म और जो उसके अंदर कंटेंट है, वो डेड हो जाता है। तो जब वो उस स्पर्म को बाहर निकालता है 7 दिन के बाद हुँ। या 8 दिन के बाद, तो उसका कलर, ऑर्डर थोड़ा-सा बदल जाता है। वो थोड़ा-सा स्मेली ज़्यादा हो जाता है, पहला। दूसरा, उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा येलोइश में हो जाता है और उसका थोड़ा-सा टेक्सचर बदल जाता है। और जो ये अच्छा। दाने-दाने जो होते हैं, वो बेसिकली इसलिए हो जाता है, उसका डेडनेस आना। मतलब वो ये दाने क्या होते हैं? दाने देखो 2 टाइप का होता है, एक तो जेली होता है, जेली फॉर्म तब होता है जब हमारे सीमन जो है या हमारा जो सीमन है उसको डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, मतलब कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो, तब वो जेली फॉर्म क्रिएट करता है। बट जहाँ पर ये दाने-दाने होते हैं, दाने तब आ जाते हैं जब हमारा सीमन जो है वो थोड़ा-सा पुराना हो गया। ओके? अगर आप भी करोगे तो 15 या 10 दिन के बाद या कभी भी नाइटफॉल भी देखोगे, तो वो भी इतना विस्कोस नहीं होता जितना एज़ कंपेयर टू आपका नॉर्मली इजैकुलेशन टाइम पीरियड का होता है। और जब आप नाइटफॉल भी करते हो तो वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वो डेड स्पर्म के साथ वो निकलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा लिक्विड या लिक्विडिफ़ाई जल्दी हो जाता है। अच्छा। तो सर इसके अंदर लाइक अगर किसी का आ रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिक्कत वाली बात नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। ओके, तो सर जो स्पर्म निकलता है हमने सर व्हाइटिश ही देखा है, ठीक है? व्हाइट निकलता है, थोड़ा ग्रे में निकलता है। क्या येलो के अलावा और भी कलर्स होते हैं? पेल येलो हो गया, थोड़ा-सा येलोइश में हो गया, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में आपको व्हाइट ही मिलेगा। थोड़ा-सा येलोइश में चला जाता है, जब थोड़ा-सा पुराना हो गया तो थोड़ा-सा वो येलोइश नहीं बोलते उसको, हम थोड़ा-सा कलर कह देना, आइवरी कलर में चला गया। आइवरी में थोड़ा-सा येलोइश, थोड़ा टेक्सचर हुँ। ज़्यादा आ गया, ऐसे कलर में क्या जाएगा। ग्रीन जा सकता है? ग्रीन नहीं जा सकता, ग्रीन जा रहा है या ग्रे जा रहा है या कोई भी ऐसा टेक्सचर आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अच्छा, ओके, तो मतलब ये सबसे बड़ा साइन है अगर ये कलर अलग आ रहा है तो कलर जो आप आ रहा डॉक्टर के पास जाइए है। डायरेक्ट। सर अगला सवाल है कि मेरे मास्टरबेट करने के बाद स्पर्म से खून आता है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे मास्टरबेशन के बाद मेरे स्पर्म से खून आता है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके लिए मैं अभी, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो सेट हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई वेसल भी फट सकती है या फिर कोई स्टोन होकर गया हो, उसके बाद से कोई इश्यूज़ क्रिएट हो गए हो या कैंसर भी हो सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो एक नॉर्मली सीमेन कल्चर करवाएँ, जिसमें ये क्लियर होए कि ब्लड इन्फेक्शन से है या किस चीज़ से है। सीमन कल्चर एक हाँ, टेस्ट है। हाँ, और सीमन यूरिन रूटीन और सीमन रूटीन और सीमन कल्चर और एक एनालिसिस, ये सारी चीज़ें चेक करवाएँ, जिससे ये क्लियर हो कि वो ब्लड
ट्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं, फ्रेश ब्लड है या फिर आपका नॉर्मल क्लॉट वाला ब्लड है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने में वो ही मदद करेगा। फिर अगर फर्दर होती है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से मैं उनको भी बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वो मिलें, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट होते हैं। इससे बेटर है कि किसी से मिलकर उसके बारे में पूछ लिया जाए और क्या है क्या नहीं उसके बारे में डिस्कस किया जाए। ओके। सर क्या ये प्रॉब्लम एक टीनेजर को आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है, आ सकती है। आ सकती है। क्योंकि टीनेज हो या आपकी नॉर्मल एडल्टहुड की एज हो, ये कभी भी आ सकती है। तो प्लीज़ यहाँ पर डिले ना करें किसी भी चीज़ को, और डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएँ सबसे डॉक्टर के पहले। पास जाएँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर वेरिकोसील में भी केसेस हुए हैं कि मास्टरबेशन के बाद ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं। तो ट्रेसेस मिलने में भी फ़र्क होता है कि वो फ्रेश ब्लड है या क्लॉट ब्लड है, क्या है, कैसा ब्लड है, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या सीन क्रिएट हो रहा है, जिसको हम फर्दर स्टडी कर सकें। कोई भी डॉक्टर स्टडी कर सके या टेस्ट करवा सके उसके रिगार्डिंग। सर अगला सवाल है कि मुझे पीएमई की दिक्कत थी और फिर मैं जब ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर से पता चला कि मुझे लो टेस्टोस्टेरोन की बीमारी है और उसे बढ़ाने के लिए मुझे एक इंजेक्शन लेना होगा। तो उसने जब इंजेक्शन लिया तो मुझे एज़ोस्पर्मिया की भी दिक्कत हो गई और सर मेरा अभी सेकंड बेबी की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरे 26 मिलियन स्पर्म काउंट थे। अब सर उस बात को 4 साल हो गए हैं, तो क्या मेरा एज़ोस्पर्मिया, मेरा पीएमई और मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकते हैं क्या? एग्ज़ैक्टली बढ़ सकता है, अगर मैं यहाँ पे वैसे भी नॉर्मल बात करूँ, क्योंकि जब पेशेंट का प्राइमरी ऐसा कुछ इश्यू था नहीं। एक मोमेंट पे उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से काम कर रही थी और वो स्पर्म काउंट दे रही। अब तो दूसरा बेबी करना है। अब दूसरा बेबी कर रहे हैं तो सेकेंडरी बेबी के टाइम पे उनको एज़ोस्पर्मिया दिखा है कि जहाँ पर उन्होंने ये रेक्टिफिकेशन निकाली कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे मेरे जो हिसाब से बनता है, यहाँ पर थोड़ी फर्दर स्टडीज़ और होनी चाहिए थी पेशेंट की। एक पहली स्टडी होनी चाहिए थी कि एक स्कैन करवाना चाहिए था उनको नीचे, डॉपलर कलर डॉपलर करवाना चाहिए था उनको अपने पेल्विक एरिया का, जिसमें कलर डॉपलर मैं अल्ट्रासाउंड, एक क्या? बेसिकली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था स्क्रोटम का और पेल्विक एरिया का, जिसमें ये क्लियर हो कि है क्या, एक्चुअली ब्लॉकेज तो नहीं हो रही, क्योंकि पहले ही उन पे स्पर्मेटोजेनेसिस काम कर रही थी। अब क्या रीज़न की वजह से अब स्पर्म बाहर ही नहीं आ रहा है, पहला रीज़न। दूसरा देखो, नॉर्मल सी बात होती है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल के उन्होंने अपनी मेजरमेंट्स बताई नहीं है, ठीक है, कई रिपोर्ट्स में 200 से अबव भी अच्छा बेटर कर दे रहे हैं, किसी में 800 से ऊपर भी कहते हैं। तो जहाँ पर है कि अगर मैं बात करूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो रहा है तो वो एक रीज़न हो सकता है हमारा स्पर्म काउंट कम होने का। बट अगर वो बड़ा इंजेक्टेबल्स लिए उसके बाद भी वो रिवाइज़ नहीं हुआ, स्पर्म काउंट दोबारा से आया नहीं, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ और इश्यूज़ हैं जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्टडी और करने की रिक्वायरमेंट है कि उसको थोड़ा और पढ़ा जाए कि क्या प्रॉब्लम और हो सकती है। क्योंकि सेकेंडरी नील स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी थी, क्योंकि पहला बच्चा कंसीव हुआ, हो गया वो तो। ठीक है? और पहला बच्चा नेचुरली कंसीव हुआ, ठीक है? तो कोई इश्यू थे ही नहीं, 26 मिलियन में कंसीव हो जाता है, कोई इश्यू नहीं थी। स्पर्मेटोजेनेसिस काम कर ही रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हुई जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। अब रही बात यहाँ पर कि इसको किस तरीके से हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अभी क्या होगा कि पेशेंट की हिस्ट्री ढंग से आई नहीं, क्या पता पेशेंट का स्लीप डिसऑर्डर हो रहा हो, ढंग से सोता ना हो, या कोई और दिक्कत हो। कोई और दिक्कत हो सकती है, क्या पता पेशेंट के साथ कभी कोई इंजरी हुई हो, उसने ध्यान दिया नहीं हो, हुँ। ये भी हो सकता है, या फिर पेशेंट का लाइफ़स्टाइल ऐसा बिगड़ गया हो कि बच्चा हो ही गया है, क्या ही है, मतलब उन्होंने लाइफ़स्टाइल में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए हो या बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल में दिक्कतें क्रिएट कर ली हो, एक्सरसाइज़ ना के बराबर हो, कुछ करते नहीं हो, एकदम से ओबीज़ हो गए हो, थायरॉइड आ गया हो, बहुत सारी अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है? डायबिटिक हो गए हो, प्री डायबिटिक हो गए हो, तो बहुत अलग-अलग प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर पहले उसको जज किया जाए, फिर उसके ऊपर क्लियर रेंज दिया जाए कि ये टेस्ट करवा कर आओ, देखो क्या होता है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है? एग्ज़ैक्टली। फिर उसके बाद उसका राइट आंसर। अब यहाँ पर क्या है, पेशेंट कहता है कि मेरे को रिकवर कैसे होना है, ठीक है? रिकवर होना ईज़ी टास्क है, पर पहले सभी को कहता हूँ कि एक बारी आप जड़ को पकड़ लो। रूट कॉज़ पे जाओ। एग्ज़ैक्टली। आप पहले एक मोमेंट को पकड़ लो कि क्या मेरे को खराब कर रही है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेड में या जिस टाइप के हमारे उसमें पेशेंट को पता ही नहीं होता एग्ज़ैक्टली उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहता है मैं यहाँ से इलाज ले लेता हूँ, मैं वहाँ से इलाज ले लेता हूँ, मैं इधर से ठीक हो जाऊँगा, मैं वहाँ से ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर के पास चला जाएगा, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चला जाएगा, कहेगा वो ठीक कर देगा, ये वो ठीक कर देगा। बट ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताए तो मैं उसके लिए ज़्यादा फ़ोकस हूँ। जैसे मान के चलो, मेरे को पता है कि भैया मेरे उँगली में कोई प्रॉब्लम हो रही है,
एक छोटी-सी है कि मेरे उँगली के बीच में कोई इन्फेक्शन हो रहा है। अब मेरे को दिख रहा है इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? एप्लीकेबल्स लगाऊँगा या कोई एग्ज़ैक्टली। मेडिसिन इनटेक करूँगा, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बट अगर मेरे को पता ही नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है बट मैं फिर भी मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उसका कुछ पता नहीं है ना। वो तो बेवकूफ़ी है। एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे पेशेंट को पता ही नहीं होता, एफएनएसी की रिपोर्ट होती नहीं है, एज़ोस्पर्मिया की दवाइयाँ मतलब ले रहे होते हैं कहने से, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया की कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है। वो एक तरीके का प्रोसीजर है कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, या वो सर्जिकल से ठीक हो सकता है या फिर वो आपके टेस्टिस के अंदर अगर स्पर्म बन रहे हो, तो वहाँ से वो निकाल के वो आईवीएफ का प्लान किया जा सकता है। और अगर ब्लॉकेज हो उसको खोल दिया जाता है, टेस्ट अगर मैं वैसे बात करूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे में स्वर्ण बसम वगैरह होती है, उसको यूज़ करके हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत एनहांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, बट इसको रिकवर करना वो उसके ऊपर टास्क है कि जो उसको स्टडी कर रहा है। अगर मैं ऐसे इसके मर्ज़ को पकड़ लिया तो मैं ऑलमोस्ट चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा। अगर मैं मर्ज़ को ही नहीं पकड़ पाया तो मैं सॉल्व नहीं कर कि क्या दिक्कत आ रही है, यही ना पता हो तो क्या कर सकते एग्ज़ैक्ट हैं। पर सर आपको नहीं लगता मतलब जिनका आपके पास सर जितने भी पेशेंट्स आते होंगे, तो सेकंड बेबी का जो प्लान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि अरे हो जाएगा। एक वो स्लाइट वो रहता देखो है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं कि जहाँ पर सेकंड बेबी है, फर्स्ट बेबी है या थर्ड बेबी है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्योंकि जब नील स्पर्म काउंट होता है ना, तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग एस्पेक्ट आते हैं। 3 तो मेजर होते ही हैं, ठीक है? जहाँ पर हम देखते हैं कि नील स्पर्म काउंट को रिकवर करना ईज़ी टास्क नहीं होता। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत बारी हमें भी पढ़ना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमने मान के चलो हमने एक एस्पेक्ट को कर भी लिया कि चलो ब्लॉकेज हो रही है। एक ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस है, मान के चलो। वो क्या होता है? ट्यूबुलर मतलब टेस्टीज़ और पीछे एक एपिडाइमल लेयर के बीच में ना छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वज़ह से स्पर्म वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी तरफ स्पर्मेटिकॉइड की तरफ आता है। ठीक है? अब फोले एक्टीशिया मतलब वहाँ के जो होल्स हैं, वो जो छोटे-छोटे पोर्स थे, वो धीरे-धीरे और छोटे हो गए, पतले हो गए। तो वहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे। एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या एक जो वो कहते हैं कि नॉर्मली जाओ सर्जरी कराओ ठीक हो जाओ। पर यहाँ पर भी हमने टाइप-टाइप के अलग-अलग टाइप के हमने उसको प्रेफ़रेंस दी कि ये वाली मेडिसिन्स दी, ये वाली मेडिसिन्स दी, ये वाली मेडिसिन दी। तो एनी हाउ हमको रिज़ल्ट मिले बट थोड़े से डिले मिले, क्योंकि हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। क्योंकि मान के चलो आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको जड़ी-बूटी दी पर्टिकुलरली वही काम करेगी। ठीक है? मेरे को भी वहाँ पे हिट एंड ट्रायल खेलने पड़ता है। इसलिए कोई भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर की जो मेडिसिन्स होती है वो थोड़ी लंबी चलती है। वो इसी वजह से चलती है क्योंकि वो भी हिट एंड ट्रायल खेल रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि सीधा मैं उठाऊँ कि भैया चलो ठीक है कांचना गूगल से काम हो जाएगा या आपकी रामबाण इलाज, ऐसा नहीं होता। मैंने क रामबाण इलाज लोगों को तो ये भी लगता है आयुर्वेद है स्वाहा हो गया। ऐसा नहीं होता। उसमें टाइम टेकिंग का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि पहले समझना पड़ रहा होता है। हमें भी ये दिख रहा होता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें सबसे बेटर चीज़ क्या काम करेगी। अब मान के चलो नॉर्मल है मेरे को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने हैं, मेरे पास इंजेक्टेबल्स तो है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ़ मेरी हर्ब्स है। अब हर्ब्स में मैं क्या दूँ, शिलाजीत दूँ या गोकशुरा दूँ? नॉर्मल सी बात है कि मेरे को बूस्ट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने से मेरे को स्पर्म मिलेगा, ज़रूरी नहीं है मेरे को। बट फिर भी मैं उसको साइड बाय साइड चलाकर रखूँगा कि जिससे मेरे को अगर इसका लैक होए तो इसका इम्पैक्ट मेरी कहीं न कहीं आ जाए। नहीं, इसका इम्पैक्ट मेरी स्पर्म काउंट पे ना पड़े। ओके। अगर मान के चलो किसी का भी ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके साथ गोकशुरा चलाए रखूँ, वो इसलिए चलाए रखूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेरा नीचे की तरफ ना जाए, ठीक है? तो मैं उसको वो कंटिन्यू रखूँगा कि उसकी वजह से, उसके रीज़न की वजह से मेरा स्पर्म काउंट लोअर साइड ना जाए, ठीक है? तो मैं उसको हमेशा अप करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं या कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, तो उसमें हम छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने आज मेडिसिन दी है, तो ज़रूरी नहीं है अगर वो फ़ेल हो रही है, तो वो शायद मैं नेक्स्ट मंथ में जाकर वो डिफरेंट होगी। अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं, हमें कहते हैं कि रिज़ल्ट आ रहे हैं। मान के चलो वो आए थे 5 मिलियन पे, अगर नेक्स्ट मंथ मतलब 45 डेज़ के अंदर हम रिपोर्ट कराते हैं। अभी उस रिपोर्ट के बाद हमें मिल गए एकदम से 20-25 मिलियन के आस-पास। 20-25 मिलियन के आस-पास मिल गए। अब वो कहते हैं कि सर इसमें और तेज़ कर दो और स्ट्रेंथ बढ़ा दो इस दवाई की। ये और पावर आ और जाए। पावर आ जाएगी। मैंने कहा पावर नहीं होती। ये सोचो कि आप पे मेडिसिन काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। उसको वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। और जब उनको पता चल जाता है मेरे पास 30 मिलियन 40 मिलियन आ गए, मेरे को कंसीव के लिए एनम है, मेरी मोटिलिटी भी सही है, मॉर्फोलॉजी भी सही आ रही है। उसके बाद वो कह देंगे ट्रीटमेंट को लैक। कभी खा रहे हैं गोली, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी कह रहे सच में। हैं सही तो हो गया। जैसे उनकी रिपोर्ट बराबर तरीके से आती है ना, उनको लगता है कि भैया मेरा काम खत्म।
तो उसमें मतलब ये कहा जा सकता है कि ये बाद में भी मतलब आपका अगर आप एक बार ठीक हो गया, तो ये बाद में भी खराब हो सकती है। इम्पैक्ट बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि हम भी उस टाइम स्टडीज़ पे चल रहे होते हैं। मान के चलो मैं आज की डेट में मोस्ट ऑफ द केसेज़ में गट हेल्थ को बहुत मेजरली देखता हूँ। और हमने पिछला पॉडकास्ट गट हेल्थ में भी करा था। हाँ, वो गट हेल्थ डिस्टर्ब रहता है। अब गट हेल्थ मान के चलो मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गट हेल्थ को स्टेबल करना ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीने की मेडिसिन दी और ठीक हो गया, ठीक है? गट हेल्थ को स्टेबल करना टिपिकली थोड़ा बहुत कभी-कभार हमारे लिए भी टास्क हो जाता है। तो जब हम गट हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या जैसे आईबीएस के पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं या कोलाइटिस के पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें लगती है, टाइम लगता है और वहीं से ही हमने ये सारी चीज़ें एसिमुलेट करवानी है। हमारे पास कोई आईवी नहीं है कि मैंने आपके इंजेक्टेबल्स डाले और आपकी नसों में मैंने दवाई डाली और आप ठीक हो गए, ठीक है? तो मेरे को एनी हाउ मेरे को आपके गट हेल्थ की रिक्वायरमेंट है जिसकी वज़ह से मेरी मेडिसिन लग सके, ठीक है? अब मेडिसिन लगाने के लिए मेरे को गट हेल्थ को तो बेटर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो अगर मेरा गट हेल्थ दोबारा से खराब हो गया, कॉज़ बाय मेरा जंक फूड, कॉज़ बाय मेरा बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, हाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गई, बहुत चीज़ें मतलब बाहर की कोई भी चीज़ एनीथिंग। एनीथिंग या ज़्यादा मैं अल्कोहल इनटेक करने लग गया कि भैया कोई नहीं अब तो मैं नॉर्मल हो गया हूँ, तो मैंने करना चालू कर दिया। मेरा लीवर डिसऑर्डर की वजह से मेरे को फिर इम्पैक्ट आ गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसको मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर लो। जब आपका बच्चा हो जाए या जब आपका कंसीव हो जाए और कंसीव होने के बाद भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक चला जाए, उसके बाद आप कुछ भी चालू कर लो, उससे पहले कुछ मत चालू हो गया। तो क्या सर आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि कितने स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी चाहिए होती है बेबी के लिए? देखो एग्ज़ैक्टली अगर मैं बात करूँ तो जो हम इंडियन मेडिकल उसमें लाइन में बोलें, तो हम रिकमेंड पहले किया करते थे 50 मिलियन, 50 मिलियन स्पर्म काउंट होने चाहिए। बट जो डब्ल्यूएचओ कहता है वो कहता है 15 मिलियन। अच्छा, फिर 15 तो बहुत बहुत कम है, बट हम आज भी रिकमेंड यही करते हैं कि 50 मिलियन के आस-पास हो स्पर्म काउंट। 15 मिलियन में कंसीव के थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हैं। इतना ईज़ी पर 20-25 मिनट में तो हो जाता होगा। वही बात क्या कि जहाँ पर हम देखते हैं कि इश्यूज़ थोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जितनी तादाद होगी उतने चांसेस होंगे ना कंसीव होने के। जितनी तादाद कम होगी उतने चांसेस कम। कम होंगे, कट होंगे। अगर मैं 50 मिलियन स्पर्म काउंट को एक नॉर्मल सी बात है 50 मिलियन आर्मी को भेजूँगा किसी बॉर्डर पे, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा, हाँ, कि पैक्ड एकदम फुल। ठीक है? और वहीं पे मैं 15 मिलियन भेजूँगा तो वो मरने के चांसेस ज़्यादा। एनी हाउ पहुँचने तो एक ही स्पर्म को है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे स्पर्म पहुँचते हैं, जीतेगा तो एक। जीतेगा तो एक ही। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना हमारे लिए बेटर होता है। तो 50 मिलियन स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी भी 50% से अबव होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजी अप्रॉक्सिमेटली 80% तो होगा। 80 ओके, मॉर्फोलॉजी 80% तक। 80% 20% में मान के चलो को थोड़े बहुत खराब भी हो गए तो कोई इश्यू नहीं, बट अप टू 80% तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। बहुत सर, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। अगला सवाल है कि मैंने 30 साल तक मास्टरबेट नहीं किया है, ओके? मतलब 18 की एज में मैंने ट्राई करा था एक बार, मैं 20-22 मिनट तक मैंने करा, बट मेरा कोई स्पर्म बाहर नहीं आया। और 4 साल के बाद फिर उसके बाद मैंने जब दोबारा से जब मैं 20-25 का हो गया, तो उस उम्र में मैंने ट्राई करा, बट फिर भी कुछ निकला ही नहीं। और सर मेरा नाइटफॉल मुझे होता है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई दर्द हो रहा हो, बट अब मैं 30 साल का हो गया हूँ और मेरी नेक्स्ट ईयर शादी है। तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल भी बात हो सकती है और इवन साइकोलॉजिकल भी बात हो सकती है। अगर मैं एक बारी फेल हुआ हूँ तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो सीमन है वो मास्टरबेशन से निकलेगा ही नहीं, पहला पॉइंट, ठीक है? अगर नाइटफॉल हो रहा है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो अंदर हो ही रहा है, बन ही रहा है, जिसकी वज़ह से वो इजैकुलेट एज़ अ नाइटफॉल होता है। अब इन्होंने पूरा थोड़ा-सा मेरे को क्लियर आउट नहीं किया क्योंकि नाइटफॉल में फ़र्क होता है। एक होता है वेट ड्रीम्स के साथ और एक होता है विदाउट वेट ड्रीम्स के साथ। अब वेट ड्रीम्स के साथ क्या होता है कि आपका जब वेट ड्रीम्स आते हैं तो आपका पेनिस एनी हाउ करके इरेक्टाइल मिलेगा, उसके बाद इजैकुलेट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि पेनिस अगर बिना वेट ड्रीम्स के हो रहा है तो वो ऐसे ही इजैकुलेट हो जाएगा, उसमें कोई इरेक्टाइल होगा ही। सो बेसिकली एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक और है कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैं बता रहा हूँ कि केसेस ज़्यादातर साइकोलॉजिकल के मिलते हैं। साइकोलॉजी मैं जिस मोमेंट पे जा रहा हूँ मास्टरबेशन करने, वो उस टाइम मैं अपना ऑर्गेज़्म फ़ील ही नहीं कर पा रहा। कॉज़ बाय वॉशरूम की वज़ह से, कॉज़ बाय सराउंडिंग की वज़ह से, कॉज़ बाय डर की वज़ह से, कॉज़ बाय नॉक की वज़ह से, कॉज़ बाय बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ये एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है? तो ये रीज़न एक हो सकता है कि मैं साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड हूँ जिसकी वज़ह से मैं मास्टरबेशन के टाइम पे इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा। अब दूसरा क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल।
अब फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, मेरे इजैकुलेटरी डक्ट्स को ट्रिगर्स मिलते हैं ऑर्गेज़म से और अराउज़ल से फ़ील होने के बाद। वो मेरे को ट्रिगर मिल ही नहीं रहे। बट अगर वो ट्रिगर नहीं मिल रहे तो फिर वो नाइटफॉल में नहीं निकलेंगे। विदाउट वेट ड्रीम्स निकलेंगे तो मतलब विद वेट ड्रीम्स वाले नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस है। यहाँ पर बेसिकली पेशेंट को पूछना चाहिए या किसी से मिलना चाहिए अपने आस-पास के डॉक्टर को ऐसी कंप्लेंट लेकर, तो वो उस पे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएगा और डिस्कस कर पाएगा। सर अब तो लोग इतना बोल पा रहे हैं कि मतलब लाइक मुझे ये दिक्कत है, नहीं तो लोग लाइक क्योंकि आप देख लो ना 31 साल का आदमी है ना जिसकी शादी होने वाली है और पता चले कि यार मुझे 10-12 साल तक फिर सर लड़के लोग तो बात करते हैं कि भाई मास्टरबेट करना है, ये है, वो है और पता लगे कि भाई मेरे सब दोस्त कर रहे हैं और मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एक कांसेप्ट बनाया है ओके, सीट डॉट फिट पे। तो बेसिकली यहाँ पर सीट फिट पे जाओ, फ्री कंसल्टेशन लो, जो थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बट मेरे हिसाब से जहाँ तक है उनको भी इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि वो वेट ड्रीम्स के साथ है या विदाउट वेट ड्रीम्स के साथ है, वो कॉम्प्लिकेशन कैसी-सी है, क्योंकि 30 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है जहाँ पर उन्होंने मास्टरबेशन को फेस ही नहीं किया हो। मेरे हिसाब से मास्टरबेशन अगर फेस ना किया हो तो नाइटफॉल से अगर वो इजैकुलेट हो रहा है, चाहे वो 15 दिन में हो, चाहे 20 दिन में हो, चाहे वो 15-28 दिन में हो, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बट यहाँ पर जो उनका बेसिक अ, स्ट्रक्चर हाँ, स्ट्रक्चर है, तो क्वेश्चन में उनको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके देना ये चाहिए। क्या है? सर आप शोज़ वगैरह देखते हो लाइक एक शो में भी एक बंदा आया था जिसने बोला था कि भाई मुझे 30 साल हो गए हैं, मैं 30 साल का हूँ और मेरा पीनिस इरेक्ट ही नहीं होता है। वो तो एक अलग इश्यूज़ हो। हाँ, मतलब कि जो लोग हैं आज के टाइम पे लाइक अब इतना क्योंकि बता एक शो पे बोलना। सर आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखते हो? हाँ, कभी-कभी। है ना? वो उसी में एक बंदा आया था जिसने बोला था कि समय रहा है मतलब बहुत ज़्यादा शो अच्छा चल रहा है। तो उसमें एक बंदे ने आके कन्फ्रंट क्योंकि आपको जब पता होता है ना कि इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, एक अच्छे कॉमेडियन के साथ आप हो और एकदम बताना कि हाँ भाई मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मेरा इरेक्ट ही नहीं होता है। तो क्या अब सर एक ये अच्छी चीज़ हो रही है कि एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में? देखो एग्ज़ैक्टली अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेंस आना अच्छी बात है, ओके। ठीक है? बट हम एक्सेप्टेंस आने के बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पहला रीज़न। अब जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि जैसे अब कैंसर है, कैंसर को हम ये सोचते हैं डेथ कॉज़िंग है, ऑलमोस्ट सब है। कैंसर को नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा का घबरा जाता है। घबरा जाता है, वो जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, उसको क्योर भी करता है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कैंसर सर्वाइवर होते हैं, ठीक है? बट उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, काम किया, एक्ट किया, उसके लिए कुछ ना कुछ करता रहा, सोचते नहीं ज़रा। सोचते रहे। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको आपको ऐसा लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट तभी पड़ेगी जब मैं इंटरकोर्स करूँगा या जब मेरे को पास ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज़ उसको रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, हमेशा जो पेशेंट होता है वो टूवर्ड 2 तरीके से सोचता है, या उसके ऊपर काम करूँ या उस पे बिल्कुल काम ही ना करूँ। जब आएगा दम देखा जाएगा, देखी जाएगी। देखी जाएगी। तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट मिल जाता है सबको, बट उसके ऊपर उनको बार-बार भागना या दौड़ना करवाना पड़ता है। उसके ऊपर एक्ट करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए बेटरमेंट के लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। बिना सोचे, बिना करे, बिना किसी चीज़ को लेकर हम ये बोलें कि उसके ऊपर उठा ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ, हुँ। बनाव ही नहीं आया, तो हम उसके ऊपर मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर वो एक्ट करता रहे, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहे, कुछ ना कुछ उसके लिए सॉल्व करने के लिए लगा रहे, कभी ना कभी सॉल्व हो ही जाएगा। और वो चाहे तो आपसे मिल सकता है, चाहे मेरे से नहीं, मतलब किसी चाहे से भी। अपने आस-पास के किसी भी डॉक्टर से मिले, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट मिलना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, डिस्कशन करना ज़रूरी है। क्या पता हमारी रिक्वायरमेंट ना हो, क्या पता साइकियाट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्टेड हो, तो ट्रू, ट्रू। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बट जितना वो ढूँढेगा, उतना ही उसको उस खजाने में से और निकलेगा। ओके, ठीक है, अगर मैं ढूँढूँगा ही नहीं, मैं फाइंड ही नहीं करूँगा, तो मैं कुछ निष्कर्ष पे पहुँच भी नहीं पाऊँगा। ट्रू। सर हम आखिरी सवाल लेते हैं, ठीक है, आज के लिए। तो ये है कि अ, मेरे को पहले से पता है कि मेरी फर्टिलिटी ठीक नहीं है। मैं सिगरेट, अल्कोहल कंज़्यूम करता हूँ, लाइक 10-15 साल से करते आ रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। भाई नाइस ब्रो। अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरी फर्टिलिटी भी ठीक हो जाए? क्योंकि सर ये तो सर डन है कि अगर मैं अल्कोहल कंज़्यूम करता हूँ और ये सब है, तो फर्टिलिटी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अब अगर इंसान पूरा अपने आप को बदलना चाहता है, हृदय परिवर्तन हुआ है, तब क्या कर सकता है? देखो, हृदय परिवर्तन में कुछ नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। जब मेरा खुद ही इंटरनली बॉडी मेरे को कह रही है कि भैया अब चेंज ओवर चाहिए, तो चेंज ओवर कभी भी कर सकता है। उसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं, कोई ऐसी डेट नहीं, कभी भी कर सकता है।
बट इस ऐसे मोमेंट्स में ना बहुत मोस्टली पेशेंट होता है, उसको पता होता है कि मेरे साथ गलत लाइफ़स्टाइल चल रही है, मेरे डिसऑर्डर्स गलत हो रहे हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट उसको तो नेग्लेक्ट करता रहता है। छोटा-छोटा ही होता है बट नेग्लेक्ट करता रहता है। जैसे कि नॉर्मली मैं बात करूँ कि जो अल्कोहलिक होते हैं, उनको कभी-कभार ईडी छोटी-मोटी लगती है ना, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते कुछ नहीं। जो बहुत ज़्यादा स्मोक हैं जिसे कहते हैं कि लगातार स्मोकिंग करते रहते हैं, उनके साथ भी ये थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आती है, वो भी उसको हल्के में लेते हैं। बट अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हो तो वेल एंड गुड है, तो आपको किसी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर आप आदत को नहीं ढंग से बदल पा रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी फर्टिलिटी के लिए। आपकी फर्टिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है आपके लिए कुछ सप्लीमेंटेशन जिसमें मैं बोलता हूँ कि ज़िंक हो गया, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट हो गया सेलेनियम हो गया, जिसमें आपका प्रोटीन हो गया। अगर आपकी ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आप शरीर ले रहा है ज़िंक, इस सेलेनियम, प्रोटीन। प्रोटीन, ये बेसिकली एलोपैथी के डॉक्टर्स भी मेंशन करके देते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स भी ऐड ऑन कर देते हैं। तो मैंने सबका ही एक मिक्सचर बनाकर मैंने एक सीड फिट पे एक प्रोडक्ट लिस्ट किया, जिसका मोटिव यही है कि अगर आप लाइफ़स्टाइल से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को यूज़ करके अपनी फर्टिलिटी बूस्ट कर सकते हो। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नॉर्मल रात के काम करने वाला कोई एक पेशेंट है। सिंपली मान के चलो उसका जो स्लीप है वो थोड़ा-सा 8 घंटे कभी ले ही नहीं पाता। कभी 4 घंटे के टुकड़ों की नींद ले रहा है, कभी 3 घंटे की ले रहा है। मतलब पूरे दिन में वो 4 घंटे, 3 घंटे की नींद लेता-लेता 7 घंटे तो तोड़-तोड़ के लेता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी इम्पैक्टेड हो रही है। तो वहाँ पर वो ये सारी चीज़ें कंज़्यूम करना स्टार्ट कर दे। उसकी न नाइट शिफ्ट हो रही है, तो वो लेना स्टार्ट कर दे। अब पता है कि मेरे को लीवर प्रॉब्लम्स हैं, लीवर डिसऑर्डर्स हैं और साइड बाय साइड मैं अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर वो जो लीवर अपने बेटरमेंट के लिए पहले अल्कोहल छोड़ने की पूरी कोशिश करें। साइड बाय साइड अपनी फर्टिलिटी अगर उसका कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो वो फर्टिलिटी को भी बूस्ट करने के लिए अपनी सप्लीमेंटेशन को तो इवन चला ही लें। क्योंकि फ्यूचर में कब क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तभी अराइज़ होते हैं जब वो मैरिज कर लेता है और जब कंसीव नहीं हो रहा होता। तभी पता लगता है, अरे मुझे तो दिक्कत है। मेरे को दिक्कत है। फिर वो कहता है कि मेरे कुकर्म है। ये मेरे सामने होता है, पेशेंट आके बोलते हैं, "ये मेरे पुराने कर्म है। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिलाया, मैंने कभी बहुत अल्कोहल पी, मैंने बहुत ज़्यादा सिगरेट पी, ये किया, वो किया।" बहुत सारे आके बात करते हैं ये वाले। अब मैं मेरे से ये हो रहा है, मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो इतनी दूर तक नहीं जाना। आप उसको अपनी आदतों को तो बदलना स्टार्ट करो। साइड बाय साइड अपनी फर्टिलिटी और इन सारी चीज़ों के लिए सप्लीमेंटेशन और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो। जिससे आपको मदद मिले, आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, साइड बाय साइड आपकी बॉडी में कोई इम्पैक्ट ना आए और तीसरा आप प्रेफ़रेंस दो कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल बेटर हो जाता है तो आपकी फर्टिलिटी कितने नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। ओके। और उसके साथ-साथ लाइक आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते एक्सरसाइज़ तो एक मेजर चीज़ है। हैं, वो तो करनी ही करनी है। करनी करनी है। एक्सरसाइज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज़ करते हो आपकी फर्टिलिटी को वो वैसे ही ऑलरेडी बूस्ट करती है। अब यहाँ पर तो चलो मैंने कुछ पोस्चर्स बता रखे हैं, कुछ ऐसी जे चीज़ें बता रखी हैं, कीगल एक्सरसाइज़ेज़ हो गई या फिर मैंने अपनी खुद वीडियो भी बना रखी है पोस्चर्स के ऊपर। पर मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हो, तो वो भी आपको इतना ही हेल्प करती है आपकी फर्टिलिटी पे और इवन आपके इरेक्टाइल में भी। क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। एग्ज़ैक्टली। अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी खुद से ही टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। और जब उसकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमको हेल्प भी करेगी हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। जो जितना मस्कुलर एंड मैचो मैन दिखता है, उसकी फर्टिलिटी उतनी ही बेटर देखी जाती है। जितना ओबीज़ जितना वो है, उसकी फर्टिलिटी थोड़ी-सी कम मानी जाती है। तो एक ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ये उल्टा नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, उल्टा भी हो सकता है कि मैचो दिख रहा है बट फर्टिलिटी नहीं। बट वो तभी देखा जाता है जब उसकी बॉडी में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है किसी और चीज़ का। जैसे मान के चलो मैंने इंजेक्टेबल से अपनी बॉडी फिज़िक बनाने के लिए मैंने आजकल टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लिए फिर बॉडी ने धीरे-धीरे कम कर दिए बनाने, तो वहाँ पे इम्पैक्ट दिख होता है। या फिर मैंने बहुत सारा बाहर का खाता-पीता रहता हूँ बट मैं अपनी एक्सरसाइज़ करता रहता हूँ और वहाँ पर देखा जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा ही इश्यू माइनस, माइनस, प्लस। हाँ, हाँ, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं हाँ। आते। मतलब मैं अगर ओबीज़ भी हूँ और मैं अपनी एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, मेरे को मैं वहाँ पर भी मैटर नहीं करता, वहाँ पर भी स्पर्म काउंट बहुत सही देखे जा रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता, ऑपोज़िट भी हो सकता है बट जहाँ पर जो सिर्फ़ नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रनिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी बेटर ही देखी जाती है। अच्छा। और सर अगर जैसे ये जो शख्स है, ये पूरा अपने आप को बदलना चाहता है ना? तो उसको पहले तो अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। बट अगर ये कितना भी सही हो जाए, कितना भी कर दे, तो जो पुराने के जो स्कार्स हैं, वो कैसे देखो हमारी रिवाइव बॉडी ना बहुत अच्छी है इन मामलों में, हीलिंग पावर में।
हमारी बॉडी ना बहुत जल्दी हील करने की कोशिश करती है हमें, अपने से ही। वो ये नहीं चाहती कि आप एकदम से क्रैश हो जाओ। अगर बात करो तो अगर लीवर पे भी बहुत टाइम से इम्पैक्ट होता रहता है, तो वो पहले फैटी लीवर बनाती है। फैटी लीवर से बहुत आराम से वापस ला सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद वो फाइब्रोसिस बनाती है, उससे भी थोड़ा बहुत आपके चांसेस होते हैं करने के लिए। जब वो सिरोसिस हो जाती है तब नहीं होता रिवर्सल, समझ रहे हो? तो बेसिकली बॉडी के पास पावर है खुद से हील करने की, खुद से सारी चीज़ों को मैनेज करने की। बट अगर हम उसको मौका दें तो ना, ओके। बट मौका जब देते हैं तो उसके साथ हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एनी हाउ आप आयुर्वेद में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन है, तो कोई मेडिसिन ऐसे थोड़ी ना इम्पैक्ट करती है कि आप खाओगे तो एकदम से ठीक हो जाएगा। वो तो बॉडी से करवाने का मेथड है ना। ट्रू। अगर आपकी बॉडी को मैं इतनी न्यूट्रिशन, इतनी ही मेडिकेशन दे दूँ कि जिसकी वजह से वो उसमें हेल्प हो जाए, मान के चलो हीलिंग में फास्ट हो जाए, तो वही तो मेथड आयुर्वेद यूज़ करता है। कोई अलग थोड़ी ना मेथड यूज़ करता है। अब देखा जाए तो आपका मेथड, मेरा और मेथड थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। क्या पता मेरे पास सिर्फ़ सिंगल डोज़ से काम बन जाए, आपको डबल डोज़ देनी पड़े। हो सकता है इम्पैक्ट है, ठीक है? और इसका ऑपोज़िट भी हो सकता है, ओके। ठीक है? हुँ। तो वो पूरे के पूरे आपकी बॉडी में लगेगा, और पूरी बॉडी में जब वो लगेगा, तो वो न्यूट्रिशन या वो जितनी भी चीज़ें, वो आपकी सेल्फ हीलिंग के बाद ही जाएगा। अगर मान के चलो मेरी बॉडी मेरे को हील करती है किसी भी स्कार से, ठीक है? जैसे एक नॉर्मल बचपन में भी हमने सुना होगा, कभी चोट लगती है तो हल्दी दूध पी ले भैया जल्दी बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है? जल्दी इंटरनल होता था। अब उसके पीछे भी यही होता था कि जब आप एनर्जेटिक कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हो, हल्दी ले रहे हो, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक हैं, तो वो एक तो ब्लड के थ्रू आपके जाएगा, जिसके वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम। उसके बाद वो हीलिंग पावर में भी थोड़ी हेल्प कर देता था, जैसे वो हील जल्दी हो जाता था, तो इसलिए वहाँ पे क्या करते थे, हल्दी दूध पिलाते थे। तो कोई ऐसा मेथड थोड़ी ना था कि उस टाइम के कि बाहर से एक्सटर्नल ही लगाना होता था, ठीक है? तब भी पुराने सॉल्यूशन जब भी थे ही। तब भी सॉल्यूशन थे। तो कोई भी ऐसा था नहीं कि हल्दी दूध पीने से कोई दिक्कत हो रही थी लोगों को, फिर भी हल्दी दूध पीते थे लोग, और हल्दी दूध से मदद भी मिलती थी। हम उन मेथड्स को धीरे-धीरे क्विट कर देते हैं। भूलते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, फास्ट लाइफ है, जनरेशन टू जनरेशन वाली बात है। अब मेरी पहली जनरेशन अगर मेरे को ये सिखाएगी कि भैया एलोपैथी के पास इलाज है, आयुर्वेद कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो मेरे पास एक्नॉलेजमेंट कम हुई आयुर्वेद की, तो मैं आयुर्वेद की तरफ कम बढ़ा, ठीक है? अगर मेरी जो फर्स्ट जनरेशन है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला, "भैया क्या एलोपैथी खा रहा है तू, आयुर्वेद ले।" आयुर्वेद से मेरे को आराम मिला, आयुर्वेद को मैंने इनटेक किया। तो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पहले ही प्रेफ़रेंस यही दूँगा ना कि भैया तेरे को प्रॉब्लम हो रही है, पहले तू आयुर्वेद पे जा, हुँ। है ना? तो फिर वो आयुर्वेद की टुवर्ड्स जाएगा। आयुर्वेद के टुवर्ड्स जाएगा तो क्या पता उसको सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएगा। अब क्या होता था कि फ़ास्ट जो हमारी जो प पहली जनरेशन थी, वो थोड़ी फ़ास्ट फॉरवर्ड थी, क्योंकि उन्होंने कमाना भी था, घर भी चलाना था। सब काम थे। सब काम थे। अब वो कहते थे आयुर्वेद पे मैं जाऊँगा तो मेरा सर दर्द कैसे ठीक करूँगा? तो वो कहते थे एक पैरास पीसीएम खा, नॉर्मल सी निमोसिल आती थी पहले ज़माने में, अभी भी आती है। निमोसिल खा, सर दर्द गायब, डिस्प्रिन खा, सर दर्द गायब। हाँ, ये तो मैंने सुना है। तो फिर जब वो फास्ट हम रिकवरी। रिकवरी चाहते थे, फास्ट हम एक्शन परफ़ॉर्म करना चाहते थे, तो हमने उन टुवर्ड्स पैथी में चेंजेस करने चालू कर दिए, तो फिर पैथी हमारी धीरे-धीरे कम हो गई। नेक्स्ट जनरेशन तक आते-आते थोड़ी और कम हो गई। अब फिर योगा आ गया। अब देखा जाए तो हमें इंडियंस को इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि योगा बाहर है। अब बेसिकली रामदेव बाबा इतने टाइम से कहते रहे हैं, योगा कर लो, योगा करो, करो। योगा करो, तब नहीं आया। तब उसके बाद ध्यान आया जब बाहर इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जितने भी हब्स थे कि योगा इज़ बेटर देन अदर एक्सरसाइज़ेज़। तो ये वही वाली बात है कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम करना चाहते हैं, हमारी खुद की भी अपनी एक लेगेसी है एक। लेगेसी है, जहाँ पर हम पहले भी ठीक हुआ करते थे, हमारे पास पहले भी सर्जन थे, सुश्रुत थे, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में कि जहाँ पर हम बिना किसी चीज़ के भी हम चीज़ों को क्योर करने में हेल्प कर देते थे। आज की डेट में ये आईवीएफ सेंटर बने, क्यों बने आईवीएफ सेंटर? क्या उनकी मेडिसिन में इतनी पावर नहीं थी? सिंपली, ये अगर मेडिसिन में पावर होती, तो वो आईवीएफ क्यों खोलते? हुँ, ट्रू। बट आयुर्वेद तो आईवीएफ के अगेंस्ट था, अगेंस्ट भी नहीं था। बेसिकली अगर देखा जाए तो आयुर्वेद की जो साइंस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। वो कहता था हर्ब्स को इनटेक करो जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो। अब ऐसा नहीं है कि महाभारत के टाइम में कौरवों ने वो आईवीएफ जो था वो मटके के अंदर वाला वो हाँ, नहीं किया था। तो बेसिकली आयुर्वेद के ऊपर आपको सिंपली एक ही चीज़ रखना है, यकीन और ट्रस्ट, जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को आराम से बूस्ट कर सकते हो। कोई भी इश्यू नहीं है।
ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई परेशानी है, ना कोई महँगे प्रोसीजर्स हैं, ना कोई आपको इंजेक्टेबल से आपको दुखी किया जाएगा, ना हार्मोनल थेरेपीज़ लगेंगी, कुछ नहीं होगा। बेसिकली आप अपनी फर्टिलिटी को दोनों ही, मेल और फीमेल दोनों ही बूस्ट कर सकते हैं। तो ये कहना सही है कि आयुर्वेदा ज़्यादा बेटर है? देखो, कहना बेटर मैं ये नहीं कहता, बट मैं कहता हूँ दोनों का मेथड जो है ना, अगर हुँ। मिल जाए तो शायद मेरे हिसाब से बहुत बेटर है। अगर मान के चलो मैं स्पर्म काउंट बढ़ा सकता हूँ 0 टू 5 या 6 मिलियन, तो उनके पास आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है, जिसको आईवीएफ से वो उस 5 से 6 मिलियन से उसको बेबी दे सकते हैं। मैं कि अगर साथ मिलके काम करा जाए। साथ मिलके किया जाए तो थेरेपीज़ जितनी भी होती हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। सब ठीक है? आधी अधूरी हैं। सारी आधी-अधूरी है। कोई भी पैथी अगर मैं बात करूँ, कोई भी पैथी हो, वो पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। बट ये है कि अगर आप सबको मिक्स कर देते हो तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हाँ। सॉल्यूशन निकल आता है। तो इसलिए कहता हूँ कि पैथीज़ से बेटर आप ये सोचा करो कि उस बीमारी में मेरे को इलाज किसमें बढ़िया मिलेगा, कि जिसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है मैं उसमें जाऊँ, उसमें। ऑब्वियसली। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपके मान के चलो मैं 10 मिलियन स्पर्म काउंट दे पाया या 20 मिलियन स्पर्म काउंट दे पाया जहाँ पर नील स्पर्म काउंट थे। अब आपके पास पावर तो है। अब हमारे पास आयुर्वेद सेंटर के पास कोई फ्रीजिंग पावर नहीं है कि आपके स्पर्म को कंट्रोल करके फ्रीज कर सके। बट पता है कि हाँ, आईवीएफ सेंटर्स में जाओगे तो वहाँ पर आपके स्पर्म फ्रीज करवाए जा सकते हैं। तो अपने स्पर्म को फ्रीज करवाओ। मतलब आपके पास स्पर्म फ्रीज़ मतलब जैसे कि आप पहले से ही स्पर्म फ्रीज़ करा सकते हो बेबी के लिए? हाँ, बेसिकली अगर देखो मान के चलो कि अगर मैं मान फ्रीजिंग का पॉइंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे 5 मिलियन, 6 मिलियन अभी तक कुछ था नहीं, ठीक है? और आपने पहले ही फ्रीज करवा ली, 6 महीने तक उनकी लाइफ होती है, 6 महीने तक वो डेड हो जाते हैं। अगर मान के चलो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हो तो फ्रीज़ करवाया, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मेरे फिर नेगेटिव में जाते हैं, हाँ, तो मेरे पास पता तो है मेरे स्पर्म फ्रीज़ है, सिक्योर हो जाएँ सिक्योर एकदम। हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर मैं उनकी भी हेल्प लेना पसंद करूँगा, मैं वहाँ पर आयुर्वेद की भी हेल्प लेना पसंद करूँगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई भी चीज़ बढ़िया भी नहीं है। सब अपने-अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखते हैं, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि दोनों पैथी में कोई फ़र्क है। हाँ, और सब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हम भी कोशिश कर रहे हैं, सर भी कोशिश कर रहे हैं, आप अ, लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस 2025 में तो सभी हाँ, कोशिश करो कि प्लान करो बच्चे को, अगर नहीं कर रहे हो तो, और अगर इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हो, अपनी प्लानिंग के लिए या बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ 2025 में सक्सेसफुल हो। और 2025 में सर सीट फिट भी आ गया है। एग्ज़ैक्टली। तो इसी वजह से सी फिट को लॉन्च किया है कि 2025 में आप जाओ, 40% ऑफ भी चला रखा है अरे उसने, वाह! कि जाओ, लो अपनी मेडिकेशन लो, अपने ट्रीटमेंट लो, बिना किसी गाइडेंस के। आपकी मॉर्फोलॉजी खराब है तो मॉर्फोलॉजी के लिए लो, अगर मोटिलिटी खराब है तो मोटिलिटी के लिए लो, अगर स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म काउंट के लिए लो। अरे वाह! और ना बिना कंसल्टेशन के, और उसमें बेसिकली हम यही ऐड कर दें कि आपको मैक्स से मैक्स रिज़ल्ट आपको दे पाएँ। जब उसका नाम सर सीट फिट रखा है। हाँ, दैट्स राइट। सीडेड बीज सीड बीज। बीज अपने बीज को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना। अपने बीज को बढ़िया से रखो। बढ़िया सर रखा। तो सर आखिरी चीज़ क्योंकि सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारी जो दर्शक हैं, ऑडियंस है, उनके लिए क्योंकि नया साल आ गया है, कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़ सर? हैप्पी न्यू ईयर गाइस। शायद ये साल 2025 आ रहा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे कपल्स अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, एग्जैक्टली मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो, बट थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। आप क्या गलतियां करी हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है? पहला, आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ आईबीएस, गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन छोटी लगती हैं बट होती बहुत मेजरली आपके शरीर पे असर डालती हैं। इसी के साथ अगर आप अपनी उन सारी कमियों को, जिसको मैं ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बोलता हूँ या बताता रहता हूँ, उसको सुधार सकते हो तो सुधारो। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है करो, को थोड़ी सी अगर आप एक्सरसाइज करना चाहो करो, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर आप एक रेज़ोल्यूशन ज़रूर डाल सकते हो अपनी लाइफ में कि थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी मेरे लिए मस्ट है। अगर आज से आपने एक्सरसाइज़ कर ली तो 21 दिन के बाद से आपकी आदत पड़ जाएगी वो एक्सरसाइज़, उसके बाद आपको कोई दिक्कत। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने लिंक्स में भी डाल दूँगा आपके लिए वीडियो जो आपके लिए मेजरली काम करेगी। तो सर इसी के साथ हम मिलेंगे सर अगली अब तो अगला साल आ गया है। इसके बाद हम और वीडियोज़ बनाएँगे, आपको अपनी पॉडकास्ट में लेकर आएँगे और ऐसे ही सर हमारे दर्शकों के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए आप ऐसे ही सर अच्छी भावना रखिए और हम सब के लिए मदद करते रहिए। बिल्कुल,
डेफिनेटली। तो सर थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे भी। अब तो नया साल है और जैसे हमने सर ने बता दिया है कि भाई इस बार हम करेंगे सबके बच्चे। जो आपके सपने हैं वो एकदम बढ़िया हो जाएंगे, और अगर आपका पिता बनने का सपना अधूरा रह गया है तो 2025 आप ही का है। इसलिए आप जाइए इस हमारे श्रेयास पॉडकास्ट को अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके सपने पूरे करने चाहते हैं, ताकि अगर आपके सपने पूरे हों तो हमें एक उम्मीद मिले, उस उम्मीद की वजह से हम आगे काम अच्छा और कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।